हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि शिक्षक भर्ती के लिए जो कि बिहार में आई हुई है, आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस जी के जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, जिससे संबंधित मैडम ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं सुना है, जाइए चैनल पर उन लेक्चर्स को सुनिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। और आज के लेक्चर में मैं आपको विज्ञान सेट 1 के अंतर्गत फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे लेक्चर को पूरा सुनते हैं तो इसकी गारंटी है आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे भविष्य में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर होना चाहिए कितने मीटर पर सेकंड होना चाहिए, मतलब कि एक सेकंड में ध्वनि शुष्क वायु में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो इसका आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। अब इसके अतिरिक्त ये पूछ सकता है कि ध्वनि कैसी वेव है, कैसी तरंग है। तो ध्वनि जो है वह आपकी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि ध्वनि यानी कि साउंड कैसी वेव है, तो साउंड आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दो प्रकार की तरंगें होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि साउंड अगर आता है आपको और एग्जाम में देता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव पर टिक कर दीजिएगा। अगर हिंदी में देता है तो अनुदैर्ध्य तरंग पर टिक कर दीजिएगा। अब ध्वनि की जो शुष्क वायु में चाल दिया 332 मीटर। अब इसके अतिरिक्त अगर ये पूछ ले कि ध्वनि की चाल लोहे में कितनी है, यानी कि लोहे में कितनी है, तो लोहा में अगर साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले तो आप टिक कर दीजिएगा 5130 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पूछ ले कि ध्वनि की चाल पानी में कितनी है, साथ ही साथ लगे हाथ 3 क्वेश्चन कर लीजिए। तो पानी में अगर पूछता है तो आप टिक कर दीजिएगा 1483, 1483। कभी कभी 1483 नहीं देता है तो 1498 भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, आप एक ही पर टिक करिएगा, या तो 1483 पे टिक करिएगा या फिर 1498 पे टिक करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में 332 नहीं देगा तो 346 देगा, तो आप 346 पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, तो कोशिकांग मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका सेल ऑर्गेनल। इसका मतलब इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो बोल रहा है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या का मतलब क्या है, सुसाइडल, सुसाइडल, SUCIDIAL। तो सुसाइडल जो थैली है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लाइसोसोम। उसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम। आइए समझते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है, जिससे आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आपके सेल में ना, आपका जो सेल है, इस सेल में होता है कोशिका द्रव्य, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब कि आपके सेल में जो ये सारा द्रव्य दिया हुआ है, ये क्या है, ये सारे जो द्रव्य हैं, ये जो लिक्विड है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है लाइसोसोम। ये हो गया आपका लाइसोसोम। जब कोई सेल क्या होता है, डैमेज होता है। जब कोई सेल क्या होता है, डैमेज होता है, तो लाइसोसोम क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। और ये लाइसोसोम जब ब्रस्ट होता है तो ब्रस्ट करके इससे निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट मतलब फट जाएगा, और जब ब्रस्ट हो जाएगा तो ब्रस्ट होने के बाद इसके अंदर से निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम के इम्पैक्ट में आकर पूरा सेल डाई कर जाता है, मर जाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, उसी डाइजेस्टिव एंजाइम के इम्पैक्ट में आके जो है आपका मर जाता है। कौन मर जाता है, सेल। तो इसीलिए सेल मर जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे सुसाइडल कहते हैं, सुसाइडल कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आप उसका आंसर होगा लाइसोसोम। तो आपने समझ लिया कि कैसे लाइसोसोम सुसाइडल है। कोई सेल जब डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज की रिकवरी के लिए लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होकर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है उसी के इम्पैक्ट में आके सेल मर जाता है। इसलिए हम इसे सुसाइडल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, एक ही अणुसूत्र। अणुसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बोला कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ऐसे विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर
अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, सेम मतलब एक ही हो, और केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो ऐसे डिफरेंट, ये डिफरेंट है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है। बोल रहा है एक ही अणुसूत्र वाले, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले विभिन्न यौगिकों को, मतलब विभिन्न कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम समावयवी, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसोमर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमर। मतलब आइसोमर का क्या होगा ना, आइसोमर का अणुसूत्र सही सेम होगा। जैसे अब एग्जाम्पल से आप एक बार समझ लो, जिससे रटने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लो C4 और H10 है। अब ये देखो C4 जो H10 है, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखो एक बार यहाँ पे आप काउंट करो तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, और चारों तरफ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली अगर आप देखो इसी चीज़ को हम कैसे और अरेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, और इसके चारों तरफ 10 हाइड्रोजन हो गया। तो देखो केमिकल फार्मूला सेम है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, C4H10, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इसे ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोमर। ये 4 प्रकार के होते हैं, बट उतना आपको डीप में जानने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आइसोमर्स हो गया, आइसोमर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर देखो दोनों का क्या है, अलग अलग है। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसो को हम बोलते हैं समावयवी या फिर आइसोमर, अंग्रेजी में आइसोमर कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है, तो संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है, रेयान। रेयान क्या होता है, एक्चुअली रेयान होता है ना, ये सेलुलोज से बना होता है। जो ये होता है एक सेमी फाइबर होता है, ये रेयान जो है सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बनाया जाता है इसको। और ये जो संश्लेषित रेशा होता है, संश्लेषित रेशा होता है मतलब सिंथेटिक फाइबर में पाया जाता है रेयान। इसके और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो इसके और एग्जांपल हो सकता है कॉटन। रेयान का अगर एग्जांपल पूछे तो क्या हो सकता है, कॉटन। बोले रेयान का एग्जांपल कौन है, तो कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, जो आप लेनिन जानते हो लेनिन हो सकता है। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, रेयान के एग्जांपल हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। और रेयान को ही हम और क्या बोलते हैं, रेयान को ही हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसी को हम क्या बोल देते हैं कभी कभी, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो संश्लेषित रेशों में क्या क्या पाया जाता है, रेयान, रेयान। और किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज कहाँ से मिलता है हमको, जैसे सेलुलोज हमको मिलता है वुड से मिलता है, या फिर एग्रीकल्चर से मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, वुड से मिलता है, या फिर एग्रीकल्चर से मतलब खेती के माध्यम से मिलता है। तो इसी सेलुलोज से केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, रेयान बनाते हैं। ये क्या होता है कि एक्चुअली ये तंतु होता है, ये क्या होता है, एक तंतु होता है, या थ्रेड होता है, या फैब्रिक होता है। सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सॉल्यूशन मतलब मिश्रण, अगर कोई मिश्रण बना रहे हो तो उसके लिए आप दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के क्या बनता है, बनता है आपका मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन या मिश्रण। हिंदी में मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, विलायक, विलायक। और जो उसमें घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। तो देखो सार्वत्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, जल। जल क्या है, एक यूनिवर्सल विलायक है, इसमें आप कुछ भी घोल सकते हो, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसे बोलते हैं, जल को। नेक्स्ट आइए देखते हैं। बोल रहा है सभी राशियाँ किसी भी समूह की क्या सदिश हैं। तो देखो सदिश और अदिश जानने के लिए क्या जानना होता है, देखो सदिश यानी कि वेक्टर, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इसे सदिश। वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश। तो जिन राशियों में आपको दिखाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़े, किन चीज़ों की, दो चीज़ों की, एक मात्रा यानी कि मैग्नीट्यूड, मात्रा, और दिशा, दिशा, मात्रा और दिशा दोनों की जरूरत पड़े, उन्हें बोलते हैं सदिश राशियाँ। जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़े, मात्रा और दिशा, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, वेट मतलब भार, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, फोर्स मतलब बल, इम्पल्स मतलब मोमेंटम, प्रेशर मतलब दाब, मोमेंटम मतलब संवेग, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो जब भी ये सारे आपके एग्जाम में आ जाएं, विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में डायरेक्शन होता है, मतलब दिशा होती है। भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। तो ये सारी राशियाँ किस में आएंगी? सदिश राशियों में आएंगी। अगर अदिश की बात करें तो सिर्फ डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, मतलब दिशा भी होती है। तो डिस्टेंस मतलब क्या? सिर्फ दूरी है। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल। चाल और वेलोसिटी में अंतर होता है। चाल सदिश, चाल अदिश है और जो वेग है वो क्या है? वो सदिश है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर एग्जाम में स्पीड पूछे तो अदिश में टिक करिएगा, अगर वेग पूछे तो सदिश में टिक करिएगा। मास मतलब क्या होता है? मास मतलब द्रव्यमान, कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। मास मतलब द्रव्यमान हो गया और वेट मतलब भार हो गया। तो भार आपका क्या है? भार आपका सदिश राशि है, वेक्टर है। और जो द्रव्यमान है, मास है, क्या है? अदिश राशि है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? स्केलर है, यानी कि अदिश राशि है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या है? त्वरण आपका सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? वेक्टर है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? घनत्व। घनत्व क्या है? आपकी अदिश राशि है। घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व क्या है? अदिश राशि है। फोर्स मतलब बल, बल क्या है? सदिश राशि है। पावर, पावर मतलब क्या? शक्ति, शक्ति क्या है? अदिश राशि है। वर्क क्या है? अदिश राशि है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सदिश और अदिश राशि के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, वी लिख के शून्य लिख रहा हूँ, मतलब विस्थापन। वेग, भार, त्वरण, बल, इम्पल्स, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब दाब। मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गु लिख के शून्य लिख रहा हूँ, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ड्रैग मतलब खिंचाव, मतलब जो किसी चीज़ में ड्रैग होता है। ड्रैग मतलब फ्रिक्शन भी आप समझ सकते हैं। इसको ना समझ में आए तो घर्षण लिख लो या फिर फ्रिक्शन। ये सारी की सारी राशियाँ आपकी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इन राशियों में मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है। और जो अदिश राशियाँ होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्रा होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। जो अदिश राशियाँ होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मात्रा होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपसे कोई कहे 5 किलो चीनी लेके आओ, तो उसमें सिर्फ 5 kg क्या है? शुगर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन है कि चीनी का कोई दिशा होगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या हो गया? केजी। केजी जो है ये आपका मास बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है। तो द्रव्यमान क्या हो गया आपका? अदिश राशि हो गया। द्रव्यमान क्या हो गया आपका? अदिश राशि हो गया। एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। घनत्व क्या है? अदिश राशि है। शक्ति क्या है? अदिश राशि है। लेंथ मतलब लंबाई, एरिया, वॉल्यूम, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है? अदिश राशि है। टाइम क्या है? अदिश राशि है। तापमान क्या है? अदिश राशि है। वर्क, वर्क एक कंट्रोवर्सी वाला है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्क क्या है? अदिश राशि है। यह भी क्या है? कार्य क्या है? अदिश है। कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया? तो द्विगुणित कुंडली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। तो इसका पता किसने लगाया है डबल हेलिक्स का, डीएनए का? तो ये पता लगाया था आपके साइंटिस्ट थे वाटसन। इनका पूरा नाम है जेम्स वाटसन, और क्रिक जिनका पूरा नाम है आपका फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था आपको डबल हेलिक्स का पता लगाया था। जैसे देखो 2 हेलिक्स है ना, ये जो आपका एक हेलिक्स ये जा रहा है ऐसे घूमते घूमते, और दूसरा हेलिक्स ये जा रहा है। तो ये जो डबल हेलिक्स है इसका सबसे पहले जो डबल हेलिक्स है, इसीलिए मैंने फिगर दिखा दिया, आप कंफ्यूज मत होइए। डबल हेलिक्स का सबसे पहले किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक। इनका पूरा नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो देखो जब भी ऑक्सीकरण की बात आएगी तो नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। ऑक्सीकरण अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ साथ एक होता है रिडक्शन,
तो जब भी ऑक्सीडेशन जान रहे हो तो साथ ही साथ रिडक्शन भी जान लो। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, ऑक्सीकरण में और क्या होता है। नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि क्या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन गेन होता है। तो हाँ, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीडेशन में निकलता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। अगर मान लो अभी दिया है इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया था तो ये सही है। अगर मान लो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो ये दे सकता है कि क्या ऑक्सीकरण में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा शब्द है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और या फिर ये दोनों ना दिया और पूछ दे कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन जाता है, खत्म होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का गेन हो, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, वहाँ से मुक्त किया जाए, खत्म हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, या फिर हिंदी में मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ से निकलता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जाता है। और रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन आता है रिडक्शन में। लॉस ऑफ ऑक्सीजन उल्टा होता है उसका पूरा, ऑक्सीजन का लॉस होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन के लिए क्या है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है। रिडक्शन पूछे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है। अयस्क को अंग्रेजी में हम ओर कहते हैं, अयस्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओर। तो बोल रहा है किस मेटल का जो ओर है वो हेमेटाइट है। तो इसका आंसर है लोहा। अब साथ ही साथ जान लीजिए कि लोहे का और कौन कौन अयस्क है। तो पहला तो आप हेमेटाइट देख ही लियो, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है, ये इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य के स्तर पर, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है। प्रोटोजोआ क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य के स्तर पर, जीव द्रव्य मतलब जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है। तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक मात्रा में सीएनजी, जो आप पेट्रोल पंप पे सीएनजी भरवाते हो ना, उस सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है मेथेन। इसलिए मैंने आपको सारे कंपोनेंट दिखा दिए। देखो मेथेन कहीं कहीं पे 96% दिया होगा तो वो भी सही है, 84 से 96% तक मेथेन ही होता है। तो मेन कंपोनेंट कौन होता है सीएनजी में, जो आप पेट्रोल पंप पे भरवाते हो। तो पेट्रोल पंप पे जो भरवाते हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाता है, मेथेन। ठीक है, तो ये जो है मेन कंपोनेंट है, किसका है, सीएनजी का है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं सीएनजी। जिसे मेन कंपोनेंट कौन है, मेथेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के गुण के आधार पर, तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार। तो देखो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव ने सबसे पहले जो, देखो बहुत सारे लोगों ने पीरियाडिक टेबल बनाने को कोशिश किया। एलिमेंट्स जानते हो आप, जो पाए जाते हैं तत्व, उनकी एक टेबल बनाने की कोशिश किया जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लेकिन मेंडलीव ने सबसे पहले जो है पीरियोडिक टेबल बनाकर 1969 में जो है अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें जो एलिमेंट लिए, जो तत्व लिए, उनके जो गुण लिए, तत्वों की जो प्रॉपर्टी लिया, तत्व लिए और जो उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण लिया, वो गुण को उन्होंने परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के आधार पे लिया था। एटॉमिक वेट के आधार पे, अंग्रेजी में से हम एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक वेट। तो आप एटॉमिक वेट अभी समझो, एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने एक टेबल बनाया जो मेंडलीव का पहला पीरियोडिक टेबल था। और जो आज के हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी को बेस मान के और एडवांस बनाया गया है। तो तत्वों में गुण, जो तत्वों की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, वो मेंडलीव ने किसके हिसाब से लिया था। तो तत्वों की जो प्रॉपर्टीज, जो तत्वों के क्या थे, गुण थे, प्रॉपर्टीज थे, वो उन्होंने परमाणु भार के आधार पे लेके ये पीरियोडिक टेबल बनाया था 1969 में सबसे पहले। और मेंडलीव अगर यहीं पे ये पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव को जो है हम
पीरियोडिक टेबल का, ओल्ड पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं। किसको? मेंडलीव को। पीरियोडिक टेबल का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो मतलब एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को परमाणु भार के आधार पर करते हुए इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके फार्मूले को भी देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जल की कठोरता कैसे दूर करते हैं? तो जल की कठोरता को हम दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट डालकर। सोडियम कार्बोनेट, इसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो Na2CO3। देखिए सोडियम कार्बोनेट, और वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पे बिल्कुल भी टिक मत करिएगा, आप सोडियम कार्बोनेट पे टिक करिएगा, यही सही है। जल की कठोरता दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? वो बेकिंग सोडा होता है, ये वो सोडा नहीं है। ये क्या है? ये वाशिंग सोडा है, और इसका हम प्रयोग करते हैं किस लिए? जल की कठोरता को दूर करने के लिए। ये क्या करता है? एक्चुअली जल की कठोरता होती किसकी वजह से? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं या फिर बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, उसी की वजह से जल में कठोरता होती है। और इस जल की, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये इनके साथ बाइंडिंग करके इनको बाहर निकाल देता है, और जल क्या होता है? हमारा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से कठोरता, ये भी आपको पता चल गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कि लवण की वजह से होता है। तो जल की कठोरता हम कैसे दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डाल के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? तो रेडियो सक्रियता मतलब क्या है? रेडियो एक्टिविटी, जो आप पढ़ते हो ना, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो सक्रियता का सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो इसका आंसर है हेनरी बेकुरल। जैसे आप इसके अंतर्गत क्या स्टडी करते हो? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन रेज का आप अध्ययन करते हो। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे अध्ययन करते हो, मेनली यही सारी चीज़ें हैं। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? तो किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? तो हीरा। डायमंड को क्या सबसे कठोर माना जाता है? हीरा क्या होता है? एक कार्बन का एक फॉर्म होता है, और इसे हम सबसे हार्ड मानते हैं। किस चीज़ में आरएनए पाया जाता है? तो देखिए आरएनए कहाँ पाया? देखो सेल होता है। क्या होता है? सेल, जिसे आप क्या कहते हो? कोशिका कहते हो। हिंदी में क्या कहते हो? इसे कोशिका। और इस कोशिका में देखो, ये कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका केंद्रक है। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में, सेल के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और जो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। इसलिए मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका केंद्रक में। कोशिका केंद्रक में, कोशिका केंद्रक में क्या पाया जाता है? कोशिका केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? आरएनए। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए साथ ही साथ, डीएनए टेस्टिंग कौन लेके आया था? तो डीएनए टेस्टिंग कौन लेके आए थे? तो ये लेके आए थे सर एलेक्स जेफरी। सर एलेफ जाफरी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे क्या? डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग अगर एग्जाम में पूछ ले कि डीएनए टेस्टिंग किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने सबसे पहले किया, तो इसका आंसर होगा सर एलेक्स जाफरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये चारों तरफ जो द्रव है, ये क्या है? आरएनए। ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और जो आपका कोशिका द्रव, जीव द्रव्य है, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य में पाया जाता है आरएनए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चीज़ का मिश्रण होता है? पीतल। तो पीतल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रॉस। ये कहते हैं ब्रास, BRASS। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रास, हिंदी में कहते हैं पीतल। और ये पीतल बन के मिल के बना होता है दो चीज़ों से। ये दो चीज़ों से मिल के बना होता है, किससे? कॉपर और जस्ता। कॉपर और जिंक। ब्रास बना होता है मिलके किससे? कॉपर और जिंक से। तो पीतल किससे बना होता है? मिश्रण किसका होता है? किसका? तांबा और जस्ता का। इसे हम कहते हैं कॉपर और जिंक, हिंदी में कहते हैं जस्ता। ठीक है, ये हो गया पीतल। अब दूसरी चीज़ आती है ब्रॉन्ज, BRONZD।
ये मिल के बना होता है। एग्जाम में कभी ब्रॉन्ज पूछ लेगा तो ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा या फिर कांस्य। कहीं कहीं पे कांसा लिखा होता है, कहीं पे कांस्य लिखा होता है। तो ये किससे बना होता है ब्रॉन्ज, ये बना होता है आपका कॉपर और टिन मिला के। टिन का फार्मूला मतलब किससे लिखते हैं हम, तो इसे लिखते हैं एसएन से या फिर टिन। तो कॉपर और टिन मिला के बनता है ब्रॉन्ज, जिसे कांसा कहते हैं। कॉपर और जिंक मिला के बनता है ब्रास, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, खाना बनाने, जो हमारे रसोई घर में यूज होता है, कुकिंग में, कुकिंग के वर्क में यूज करते हैं। तो पूछ रहा है कुकिंग वाले गैस में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मिश्रण है, मेनली क्या है इसमें, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेन कंपोनेंट कौन है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आपको देखो मैं देखने के लिए यहाँ पे बना दिया हूँ, लेकिन मेनली क्या होता है इसमें, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। अब ब्यूटेन के कई सारे फॉर्म है, आई ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, प्रोपिलीन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेनली अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या टिक करोगे, प्रोपेन और ब्यूटेन। बोला उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। देखिए ये पूछना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम से हम और कौन कौन धातु मिलाकर बना सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम का एलॉइंग एलिमेंट। एलॉइंग मतलब इसमें कौन कौन सी धातुओं को मिश्र करके और बना सकते हैं, एलॉइंग एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम में हम और क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आंसर में मैग्नीशियम लिखा ही है। मैग्नीशियम के अलावा और हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, इसमें मैग्नीज भी एलॉय कर सकते हैं। अगर एग्जाम में मान लो मैग्नीशियम नहीं दिया है तो आप क्या टिक करोगे, मैग्नीज भी टिक कर सकते हो। मैग्नीज के अलावा और क्या मिक्स कर सकते हो, कॉपर भी कर सकते हो। कॉपर के अलावा और क्या कर सकते हो, टिन भी कर सकते हो, एलॉय। एलॉय मतलब मिश्रित करना। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, निकिल भी कर सकते हो, जिंक भी कर सकते हो, निकिल NiCl एंड जिंक। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मिश्र कर सकते हैं। एग्जाम में अगर मैग्नीशियम दिया है, ठीक, मैग्नीशियम के अलावा अगर नहीं दिया मैग्नीशियम तो कॉपर भी टिक कर सकते हैं, टिन भी इसमें एलॉय कर सकते हैं, निकिल भी कर सकते हैं, जिंक भी कर सकते हैं। सब क्या एल्यूमिनियम के साथ एलॉय मतलब कि मिश्र की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन होता है। तो देखो मेढक में लंग भी होता है, मतलब लंग से भी वो क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। और त्वचा मतलब स्किन से भी क्या कर सकता है, वो ब्रीथ कर सकता है। लेकिन अब आया है कि किस अंग द्वारा होता है, तो त्वचा से होता है। देखो स्किन से कहाँ करता है, वो वाटर के अंदर, जहाँ पे मॉइस्ट होता है, नमी होता है, वाटर यानी कि मॉइस्ट होना चाहिए अगर वो स्किन से ब्रीथ कर रहा है। और लंग से कहाँ करेगा, जब वो ज़मीन पे होगा, लैंड पोर्शन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जब कठोरता कैसे दूर करते हैं, तो मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट मिला के दूर करते हैं। तो इसमें जो कठोरता का मेन कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसकी वजह से होता है कठोरता। जैसे CaCO3, MgCO3, बाइकार्बोनेट, इन सब कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, उसमें कठोरता होती है। और जब इसमें हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तभी कठोरता दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक आधार जीवन का क्या होता है। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। भौतिक आधार जीवन का क्या होता है, तो जीव द्रव्य होता है। भौतिक मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या भौतिक जीवन का आधार क्या होता है, बेसिस ऑफ लाइफ। तो जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है वो होता है आपका जीव द्रव्य। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। और जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भौतिक आधार जीवन का क्या होता है, तो भौतिक आधार जीवन का जीव द्रव्य होता है। आप यही टिक करेंगे। भौतिक आधार जो जीवन का है वो क्या है, वो है जीव द्रव्य। भौतिक आधार जीवन का क्या है, तो जीव द्रव्य है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वाट की एक अश्व शक्ति होती है। मतलब यह पूछना चाह रहा है कि 1 हार्स पावर में 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो इसका आंसर है 746 वाट। अब देखो ये अश्व शक्ति जो है, अश्व की शक्ति यानी कि हार्स पावर, ये किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, पावर यानी कि शक्ति का यूनिट है, पावर का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है।
746 वाट पावर का यूनिट है, यानी कि शक्ति का यूनिट है। अब पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क बटे टाइम, मतलब एक सेकंड में किया हुआ कार्य, एक सेकंड में किए हुए कार्य को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो वर्क का यूनिट होता है जूल। अगर एग्जाम में पूछ ले कभी कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आप क्या टिक करोगे? जूल। हिंदी में जूल ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में जूल ऐसे लिखते हैं, JOULE, ठीक है। तो जूल बटे समय का क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट। इसी को हम क्या कहते हैं? वाट। ये क्या है? शक्ति का यूनिट है, वाट, या फिर ऐसे लिखते हैं वाट, ठीक है। तो बोल रहा है एक हार्स पावर भी क्या है? शक्ति का यूनिट है। सारे के सारे शक्ति के यूनिट है, मतलब पावर के यूनिट है। तो 746 वाट होता है किसमें? एक अश्वशक्ति में। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक, तो ये पूछना चाह रहा है कि मेढक किस में आता है? तो ये एम्फीबियन में आता है। किस में आता है? एम्फीबियन में आता है, मतलब कि उभयचर, जो कि जल और थल दोनों पे जो है रह सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयचर। ये इसमें मेढक आता है, मतलब जल और थल, मतलब जल में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो दोनों पे कौन रह सकता है? मेढक। ये एम्फीबियन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था, मतलब कि नेचुरल सलेक्शन। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है? नेचुरल सलेक्शन। तो डार्विन ने इसका क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अब नेचुरल सलेक्शन होता क्या है? इनका सीधा सरल भाषा में ये समझिए कि जो इन्वायरमेंट में, जो दिए हुए इन्वायरमेंट में जितना जल्दी ढल जाएगा, इन्वायरमेंट में मतलब कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो जितनी जल्दी ढल जाएगा वही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। इन्वायरमेंट को जो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, जल्दी क्या कर लेगा? अडॉप्ट कर लेगा, वही उसमें क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। जो इन्वायरमेंट में जल्दी अडॉप्ट करेगा वही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, मतलब जिएगा, ठीक है। इसका इन्होंने क्या मतलब, एक आपको एग्जांपल देख लो। पहले क्या थे? जिराफ की गर्दन छोटी थी। पहले जिराफ की गर्दन क्या थी? छोटी थी। देखिए यहाँ छोटी है। जब इनको घास यहीं पे खाने को मिल जाता था, फिर धीरे धीरे सारी घास ज़मीन की खा के ख़त्म कर दिए, तब धीरे धीरे इनको क्या करना पड़ा? गर्दन उठा के खाना पड़ा। और जब गर्दन उठा के खाने लगे तो इसी इन्वायरमेंट में ढलने की वजह से धीरे धीरे इनकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई, क्योंकि उनको क्या है? ऊँचे पेड़ की घास खानी पड़ गई। और अगर ये गर्दन लंबी ना करते अपनी, इनकी गर्दन लंबी ना होती तो ये मर जाते, भूखे मर जाते। तो अगर आप इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। नेक्स्ट है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोट विरोधी का गुण दर्शाती है। देखो, अपस्फोट विरोधी का गुण दिखाती है ऑक्टेन संख्या। ये पेट्रोल इंजन में यूज होता है। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि डीजल इंजन में क्या यूज होता है, तो डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में कौन सा यूज होता है? ऑक्टेन नंबर। अगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दे, अपस्फोट विरोधी का गुण डाल दे यहाँ पे डीजल इंजन के लिए, तो क्या होगा? C10 नंबर। ये आपका क्या है? डीजल इंजन के लिए, ये डीजल इंजन के लिए C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर के बारे में अगर कोई ज़्यादा जानना चाहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। देखो, हमारे यहाँ जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो ऑक्टेन नंबर लेते हैं हम, वो 70 से 80 ऑक्टेन का हम फ्यूल यूज करते हैं। 70 से 80 ऑक्टेन का हम फ्यूल यूज करते हैं। एक्चुअली ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ये फ्यूल रेटिंग होती है। तो जो एक्स्ट्रा माइल वाला पेट्रोल होता है उसमें ऑक्टेन नंबर कितना होता है? उसमें 95 तक होता है। और जो रही बात C10 नंबर की, ये डीजल इंजन के लिए यूज़ होता है और ये लगभग 40 से 50 के बीच में होता है, जो इंडिया में फ्यूल यूज़ होता है। ये क्या है? फ्यूल की रेटिंग है, फ्यूल की रेटिंग है। जितना ज़्यादा ये रहेगा ऑक्टेन नंबर, उतना ही उसमें क्या होगा? अपस्फोट विरोधी कम होगा। जैसे कभी कभी आप किक मारते हो और वो आपको झटका दे देता है, फट से आवाज़ आती है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो अपस्फोटन के कारण होती है, जिसे अंग्रेजी में नॉकिंग कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन नंबर होता है और डीजल इंजन के लिए C10 नंबर होता है। और ये 70 से 80 नॉर्मल फ्यूल के लिए, अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम आप डलवाते हो बाइक में तो 95 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? कृत्रिम संश्लेषण मतलब क्या है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस होता है, एक्चुअली इन्होंने जीन सिंथेसिस किया था। तो इन्होंने जीन का सिंथेसिस किया था किसने? सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है? किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों का उत्पन्न किया जाता है? तो देखो, अनुप्रस्थ तरंगे
सिर्फ ठोस में हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी अगर अनुप्रस्थ तरंगें पूछता और कहाँ हो सकती हैं, तो इसके अतिरिक्त आपके जल के ऊपरी सतह पर भी हो सकता है। जल के ऊपरी सतह पर भी अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है। ऊपरी सतह पर देखो अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती है। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे मान लो कि ये आपका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये कैसी तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। मतलब तरंग आगे बढ़ेगा, तरंग क्या है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसा मोशन कर रहा है, तो ये जो इसका मोशन है आगे बढ़ने का, इससे परपेंडिकुलर मतलब ऊपर और फिर परपेंडिकुलर मतलब नीचे, ऊपर और नीचे, और फिर ऊपर नीचे गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। और इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका लाइट। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि लाइट कौन सी तरंग है, तो आप अनुप्रस्थ पे टिक करेंगे। अगर पूछे लाइट यानी कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो आप अनुप्रस्थ पे टिक करेंगे। और ऊपर मैंने बताया था, अगर पूछे आपसे साउंड किस प्रकार का तरंग है, तो साउंड के लिए आप अनुदैर्ध्य तरंगों पे टिक करेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल पे, लॉन्गिट्यूडनल। और इसे हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो लाइट्स आपका अनुप्रस्थ तरंग में आ जाएगा और साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न आ सकता है कि क्या ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए आपको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, टिक करिएगा इस पर। ध्वनि के लिए माध्यम की, लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, नो मीडियम, इसमें आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट के लिए, लाइट के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइट कैसी वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, EMB, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल है और लाइट आपका अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ कैसे मोशन करता है, इस प्रकार से मोशन करता है। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में आपका विरलन संपीड़न होता है, मतलब कहीं कहीं पे डेंस हो जाएगा और कहीं कहीं पे विरल हो जाएगा। तो जो डेंस होता है उसे विरलन कहते हैं, जो विरल हो जाता है मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा कंप्रेस हो गया, उसे क्या कहते हैं, संपीड़न। ये क्या हो गया, संपीड़न, और ये आपका हो गया विरलन। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि संपीड़न और विरलन कहाँ पे पाया जाता है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में पाया जाता है। संपीड़न और विरलन की घटना कहाँ पाई जाती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों में पाई जाती है। संपीड़न और विरलन ये कहाँ पर पाया जाता है, संपीड़न और विरलन कहाँ पे पाया जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में पाया जाता है। और अगर पूछे कि श्रृंग और गर्त कहाँ पे पाया जाता है, तो देखो ये श्रृंग है और ये गर्त है। तो श्रृंग और गर्त कहाँ पाया जाता है, ये अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग गर्त पाया जाता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में विरलन और संपीड़न पाया जाता है। और लाइट किस में आएगा, लाइट अनुप्रस्थ तरंगों में आएगा। साउंड किस में आएगा, साउंड अनुदैर्ध्य तरंगों में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत दिया। देखिए, जो एटॉमिक मॉडल है, परमाणु मतलब एटम्स, ठीक है, परमाणु मतलब एटम्स, जो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले दिया था, वो जो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक मॉडल का जो थियरी है, एटॉमिक मॉडल का जो थियरी है वो सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल का थियरी बताया था। इन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स बने होते हैं सबसे पहले, उन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटे होते हैं, मतलब इनके हिसाब से एटम सबसे छोटा होता है और जो एलिमेंट बना होता है वो एटम से बना होता है। डिटेल में जानना होगा कमेंट करिएगा, फिर हम आपको इसको और डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं कि न्यूटन के कौन से गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये है द्वितीय नियम, मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, यस इज सेकेंड लॉ, मतलब न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसी से हमें क्या मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मतलब ये क्या होता है, F इक्वल्स टू m में, अगर आपको पता ही होगा बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ से आता है, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये कहाँ से मिलता है हमको, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से बल का कभी पूछ ले, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रा वाक्य यहाँ से बता देना सीधे न्यूटन, न्यूटन n लिख देना। या फिर अगर नहीं समझ में आता है न्यूटन और दूसरा कुछ दिया हो, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम यानी कि केजी, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर टिक कर सकते हो अगर ऑप्शन में है तो। और अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट आप न्यूटन टिक कर दो, दोनों में से कोई एक ही होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ये सब क्या है, बल के मात्रक हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप इस लेक्चर को
अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।